गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने पेरिडर्म को देखा था कि पेरिडर्म का निर्माण कहाँ, कब और कैसे होता है। तो उससे नेक्स्ट देखते हैं हम राइटिडोम। राइटिडोम क्या होता है? जब हम परिचर्म को पढ़ रहे थे, पेरिडर्म को जब हमने पढ़ा था, तो जो परिचर्म होती है, पेरिडर्म जो होती है, इस पेरिडर्म में फैलोजन लेयर होती है। क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, फैलोजन से फैलम का, फैलोडर्म का कैसे निर्माण होता है। तो परिचर्म की जो फैलोजन लेयर है, ये फैलोजन लेयर कैसी होती है? विभाजनशील। ये विभाजनशील होती है। क्यों? किसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम। तो ये कॉर्क कैम्बियम विभाजनशील होती है। जब ये कॉर्क कैम्बियम प्रत्येक वर्ष विभाजन करती है, प्रत्येक वर्ष विभाजन करती है, यहां पर विभाजन प्रत्येक वर्ष होता है। तो जब प्रत्येक वर्ष विभाजन होता है तो यहां पर फैलम भी बनेगा, फैलोडर्म भी बनेगा, और फैलोजन खुद की परतें तो निर्मित होती हैं। तो यहां पर मान लिया ये पहले वर्ष की फैलोजन थी, फर्स्ट। अब सेकंड ईयर की जब फैलोजन बनेगी तो ये सेकंड ईयर की फैलोजन कहां बनेगी? इसके अंदर की ओर। थर्ड ईयर की बनेगी तो इस सेकंड ईयर वाली के कहां बनेगी? अंदर की ओर। ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। प्रत्येक वर्ष की जो फैलोजन होती है वो फैलम जो होती है वो कहां बनेंगी? प्रत्येक वर्ष की जो फैलोजन है वो पुरानी वाली के अंदर की ओर बनेगी, या फिर ये कहें कि प्रत्येक वर्ष की जो पेरिडर्म है वो पेरिडर्म पुरानी वाली पेरिडर्म के कहां बनेगी? अंदर की ओर। जैसे जैसे बनती जाएगी तो इसका व्यास भी क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ जाएगा। मान लिया कि थर्ड ईयर वाली की वजह से जो तने का व्यास है ये बढ़ गया, तो यहां सेकंड और फर्स्ट दोनों ईयर की क्या हो जाएंगी? व्यास जैसे जैसे बढ़ रहा है ये टूट करके किस में बदल जाएंगी? यहां से अब यहां तक का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? छाल। सही मायने में राइटिडोम क्या है? सही मायने में राइटिडोम जब पेरिडर्म की नई परत अंदर की ओर बन जाती है तो नई परत बनने के कारण पुराने वाले फैलोजन की फैलम की परतें या फिर कहें फैलम की कोशिकाएं डेड हो जाती हैं। तो यहाँ नई जो पेरिडर्म बनी है, इस नई पेरिडर्म की वजह से जो फैलम की सेल्स हैं, फैलम की जो सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगी? डेड। और ये डेड सेल्स क्या कहलाएंगी? राइटिडोम। यही डेड सेल्स राइटिडोम कहलाती हैं। ये तो हम एक साल के लिए कह रहे हैं कि एक साल के बाद में जब दूसरी साल की, फर्स्ट साल की बन गई, इसके बाद में सेकंड साल की जब बनी है तो इसके अंदर वाली की बनने की वजह से जो पहली साल वाली थी परिचर्म की परत, उसकी फैलम की परतें क्या हो गई? डेड हो गई। क्यों होती हैं? कि जब सेकंड साल की बन रही है तो ये सेकंड साल वाली क्या करेगी? पहली वाली के, पुरानी वाली के जल और खनिज पदार्थों के संवहन को रोक देगी। और जब जल और खनिज पदार्थों का संवहन रुक जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है। तो इसकी वजह से मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले लेक्चर में कि फैलम की परतें कैसी होती हैं, कोशिकाएं कैसी होती हैं? डेड होती हैं। तो वो फैलम की कोशिकाएं इसी वजह से डेड होती हैं, इसीलिए वो कैसी होती है? लिग्नीकृत होती हैं। क्यों? यहाँ पर जब सेकंड साल की परिचर्म बन जाती है तो पहले साल की फैलम की जो परतें वो क्या हो जाती हैं? कंप्लीटली डेड हो जाती हैं। तो यहाँ फैलम की ही परतें डेड होती हैं।
जैसे जैसे छाल बनती जाएगी वैसे वैसे यहाँ सभी परतें पुरानी वाली कैसी होती चली जाएंगी, डेड होती चली जाएंगी। अब ये 3rd ईयर वाली फिलामेंट मान लिया हमने, या 15 ईयर की है या 25 ईयर्स की है, कितनी कोई सी भी है, इससे बाहर वाली जितनी भी छाल होगी ये सभी छाल क्या कहलाएगी, राइटिडोम कहलाएगी। तो हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जो नई बनी हुई पेरिडर्म है उसको छोड़ करके जितनी भी पीछे की होती हैं वो क्या कहलाती है, राइटिडोम कहलाती है, जिसमें कंप्लीटली छाल समाहित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बातरंध्र। बातरंध्र क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और कैसे इनका निर्माण होता है। बातरंध्र के अगर हम वितरण की बात करें तो इनका वितरण कहाँ पाया जाएगा, लेंटिसिल, बातरंध्र, वितरण। स्टेम तो मेनली होता ही है, जो स्टेम होता है स्टेम पे तो बातरंध्र मिलेंगे ही। स्टेम के साथ साथ कहां कहां मिल सकते हैं, रूट पर भी हो सकते हैं। नई जो शाखाएं होती हैं, नई शाखाओं पर, या फिर ये कह दें शाखाओं पर और फलों पर बातरंध्र पाए जाते हैं। नई शाखाओं पर या फिर शाखाओं पर, फलों पर, स्टेम पर और रूट पर। स्टूडेंट्स, मेनली जो लेंटिसिल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं स्टेम के ऊपर। स्टेम पर तो बातरंध्र उपस्थित होंगे ही होंगे। अब इनका निर्माण कैसे होता है और क्या होते हैं, हमने पढ़ी थी कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम क्या कह रहे थे, फेलोजन। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम होती है, ये कॉर्क कैम्बियम कुछ स्थानों पर, सभी स्थानों पर नहीं, कुछ स्थानों पर अधिक सक्रिय हो जाती है, अधिक सक्रिय हो जाती है। और जिन स्थानों पर ये कॉर्क कैम्बियम अधिक सक्रिय होती है उन्हीं स्थानों पर अंतराकोशिकीय अवकाश युक्त, अंतराकोशिकीय अवकाश युक्त सेल्स का भी निर्माण हो जाता है। इन स्थानों पर जहां ये एक्टिव हो रही है वहां अंतराकोशिकीय अवकाश, बड़े बड़े वायु कोष पाए जाते हैं, बड़े बड़े अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसी सेल्स का भी निर्माण हो जाता है। तो ऐसी जहां कॉर्क कैम्बियम अधिक सक्रिय हो जाती है और जहां पर बड़े बड़े वायु कोष युक्त अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं वो स्थान लेंटिसिल या बातरंध्र कहलाते हैं। तो ये वो स्थान है जो यहाँ पर ये बातरंध्र कहलाते हैं। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि कॉर्क कैम्बियम के कारण किसका निर्माण हो रहा है, बातरंध्र का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम बातरंध्रों का निर्माण कर रही है। जहां पर बातरंध्र बनते हैं, लेंटिसिल जहां पर बनते हैं वहां जो मोटाई होती है ये मोटाई अन्य स्थानों की तुलना में कैसी होती है, अधिक। स्टेम पर अगर हम देखें कि स्टेम है ये कोई, इस स्टेम पर ये कैसे होंगे, हमको क्लियर दिखाई दे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन स्थानों पर ये उभरी हुई अवस्था में होंगे। इनकी मोटाई अन्य एपिडर्मिस की तुलना में या फिर बाहरी जो इनका आउटर जो लेयर है उसकी तुलना में यहाँ पर अधिक होगी। तो इनकी मोटाई और जगह की तुलना में अधिक होती है। सेल्स जो होती हैं, सेल्स होती हैं बड़ी आकार में
आकार में बड़ी होती हैं, संख्या में अधिक होती हैं, संख्या में अधिक, और इनका जो अरेंजमेंट होता है, जो व्यवस्था होती है या फिर कहें जो विन्यास होता है, ये लूजली अरेंज्ड होती हैं। बहुत ढीली ढाली, दूर दूर एक दूसरे से लूजली अरेंज्ड होती हैं। तो बड़ी संख्या, अधिक संख्या के कारण, बड़े आकार के कारण और लूजली अरेंजमेंट के कारण, ढीली ढाली व्यवस्थित होने के कारण यहाँ पर ये कैसे दिखाती हैं, ये उभारों के रूप में दिखाई देती हैं। स्टेम के ऊपर, फल के ऊपर, शाखाओं के ऊपर उभार के रूप में दिखाई देती हैं। तो इस वजह से ये उभार के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आरोही प्लांट की, जो आरोही प्लांट होते हैं जैसे अंगूर है, तो आरोही प्लांट के जो स्टेम होते हैं, इन स्टेम पर बातरंध्र नहीं पाए जाते, लेंटिसील एब्सेंट होते हैं। इन स्थानों पर बातरंध्र नहीं पाए जाते। हेलोजाइलॉन है, अंगूर है, यहाँ बातरंध्र नहीं पाए जाते। दोनों ही कैसे हैं, आरोही स्टेम कैसे होते हैं इनके, दुर्बल, तो यहाँ बातरंध्र नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी संरचना की। तो किस प्रकार से ये अरेंज्ड होते हैं, कैसे इनकी संरचना होती है। जो लेंटिसील होते हैं, बातरंध्र होते हैं, ये बाइकॉनकेव होते हैं, उभयोत्तर होते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है, उभयोत्तर होते हैं। बाहर से उभरे हुए दिखाई देंगे और अंदर से, जैसे ये तो होता है अवतल और ये होता है उत्तल, तो यहाँ पर दोनों उभयोत्तर होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं। संरचना इनकी बाइकॉनकेव होती है। और जैसे 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 फर्स्ट साल परिचर्म का निर्माण हुआ, यहाँ परिचर्म का निर्माण हुआ, तो जब परिचर्म का निर्माण, इसका जब निर्माण स्टार्ट हो जाएगा, निर्माण शुरू होगा, तो इसके साथ साथ ही लेंटिसील का, जो लेंटिसील है, इस लेंटिसील का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा, निर्माण शुरू हो जाता है। तो मतलब कि जब परिचर्म ने बनना स्टार्ट किया, या फिर ये कहेंगे जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हुई, यहाँ परिचर्म बनने लगी, पेरिडर्म बनने लगी, तभी यहाँ पर स्टेम के ऊपर लेंटिसील बनने लग गई। तो स्टोमेटा तो शुरू से ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनते हैं, परिचर्म निर्माण के समय बनते हैं। तो इन लेंटिसील का निर्माण क्या हो जाता है, यहाँ पर निर्माण स्टार्ट हो जाता है। यहाँ जो कॉर्क कैम्बियम होती है, ये कॉर्क कैम्बियम जो स्टेम की कॉर्क कैम्बियम है, स्टेम की कॉर्क कैम्बियम है, स्टेम की कॉर्क कैम्बियम से ये किसकी है, लेंटिसील की। लेंटिसील की कॉर्क कैम्बियम स्टेम की कॉर्क कैम्बियम से जुड़ जाती है। जब इससे जुड़ जाएगी तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये कैसी होती है, विभाजनशील। तो इसके साथ जुड़ करके ये विभाजन स्टार्ट कर देगी, ये होती है विभाजनशील। और जब यहां पर विभाजन स्टार्ट करेगी तो यहां बाहर की ओर सेल्स का निर्माण होगा,
ये सेल्स का जो निर्माण होता है, बाहर की ओर जो सेल्स बनती हैं, ये सेल्स क्या कहलाती हैं? पूरक सेल कहलाती हैं, या फिर कहें कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहलाती है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं, जहां इस पूरक सेल्स का निर्माण हो रहा है, ये पूरक सेल्स कैसी होती हैं? लूजली अरेंज्ड। बहुत ढीली ढाली व्यवस्थित होती हैं, लूजली अरेंज्ड होती हैं, और इस कॉर्कोकेम्बियम के काम होती हैं बाहर की ओर। अंदर की ओर इसकी खुद की परतों का निर्माण होता है, और इसकी परतें और विभाजन करके किसका निर्माण करेंगी? फेलोडर्म का निर्माण कर देंगी। लेकिन ये इस क्षेत्र को छोड़कर, लेंटिसील के क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि लेंटिसील से अगर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहां बाहर की परतें किसका निर्माण करेंगी? फैलम का, और अंदर की परतें किसका निर्माण करेंगी? फेलोडर्म का। लेकिन केवल यही ऐसा क्षेत्र होता है कि यहाँ पर बाहर की जो परतें हैं या बाहर की जो सेल्स हैं कॉर्कोकेम्बियम की, ये किसका निर्माण करेंगी? कॉम्प्लीमेंट्री सेल का निर्माण करेंगी, पूरक सेल का निर्माण करती है, और ये पूरक सेल लूजली अरेंज्ड होती है। इसके अलावा जो एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस भी क्या हो जाती है? जैसे ये मान लिया ये है, तो ये बाहर वाली एपिडर्मिस है, इस स्थान पर जाकर के क्या हो जाती है? ब्रेक, और यहाँ किसका निर्माण हो जाता है? पोर का निर्माण हो जाता है, यहाँ छिद्र का निर्माण हो जाएगा। तो जो लेंटिसील होते हैं, ये लेंटिसील प्रत्येक वर्ष जब छाल झड़ती है तो छाल के साथ ही झड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ष जैसे नई छाल का निर्माण होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक साल यहाँ पर नए लेंटिसील का भी निर्माण होता है। छाल के साथ में जो पुराने वाले पात्ररंध्र होते हैं, पुराने वाले पात्ररंध्र झड़ जाएंगे और वापस से नए वाले पात्ररंध्रों का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। इसका डायग्राम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से जो लेंटिसील होता है, इस लेंटिसील की संरचना होती है। ये क्यूटिकल की लेयर होती है सबसे आउटर मोस्ट, यहाँ ये क्यूटिकल उपस्थित है, ये एपिडर्मिस है, और यहाँ पर ये क्या है? पोर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? लेंटिसील। यहाँ जितनी भी ये फैली हुई हैं, यही नहीं, ये जितनी भी ये सेल्स फैली हुई हैं, ये सभी क्या कहलाएंगी? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये होता है फैलम का, ये क्षेत्र फैलम का होता है। यहाँ ये क्षेत्र कॉर्कोकेम्बियम है, और कॉर्कोकेम्बियम के अंदर की ओर ये क्या है? फेलोडर्म। ये फेलोडर्म, कॉर्कोकेम्बियम कहें, फेलोजन कहें, एक ही बात होती है। तो इस कॉर्कोकेम्बियम या फेलोजन के बाहर की ओर जो फैलम थी, ये फैलम क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। यहाँ पर फैलम टूट जाती है, क्योंकि जिस वक्त मैंने आपको फैलम को पढ़ाया था, आपको बताया था कि फैलम की जो सेल्स हैं वो सघन रूप से अरीय क्रम में व्यवस्थित होती हैं, और इनके मध्य में किसी भी प्रकार का अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पर ये टूट जाएंगे, और टूटने के बाद में यहाँ जितना भी ये क्षेत्र है ऊपर वाला जो उभार के रूप में दिख रहा है, यहाँ पर कैसी होंगी? बिखरी हुई कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होंगी, पूरक कोशिकाएं होंगी ऊपर तक। इसके टूटने के बाद में जो कॉर्कोकेम्बियम की जो सेल है, जो यहाँ पर रेड कलर में दिखाई दे रही है, ये जो लेयर होती है, इस लेयर के विभाजन के कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स का निर्माण हो रहा है। और इसके अंदर वाली अगर सेल्स विभाजन कर रही हैं तो यहाँ पर फेलोडर्म का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर मान लिया खत्म हो गया ये, तो यहाँ से आगे जो ये सेल्स हैं, ये वापस से किसकी स्टार्ट हो जाएंगी? फैलम की, सॉरी, ये वापस से फैलम स्टार्ट हो जाएगी। केवल यही एक क्षेत्र होता है जहां पर फैलम
होती नहीं है, बाकी सभी क्षेत्र में यहाँ पर उपस्थित होगी। कॉर्क कैम्बियम और स्टेम की कैम्बियम जुड़ करके यहाँ पर एक कंप्लीट रिंग का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनुअल रिंग, वार्षिक वलय। वार्षिक वलय किसी भी डाइकोट का या जिम्नोस्पर्म का, डाइकोट या जिम्नोस्पर्म, दोनों में से किसी के भी अगर हम स्टेम को देखें तो स्टेम के अंदर इस प्रकार से रिंग दिखाई देती है। इस प्रकार से यहां पर रिंग दिखाई देती हैं, और जो ये रिंग उपस्थित होती हैं यही रिंग क्या कहलाती हैं? जो ये रिंग हमको दिख रही हैं सभी यहां से लेकर के यहां तक की, यही क्या कहलाती हैं? वार्षिक वलय, एनुअल रिंग कहलाती है। इन रिंग का निर्माण कब होता है? जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय यहां पर एक तो बाहर की ओर एक टिश्यू का निर्माण होगा और दूसरे का अंदर की ओर एक बाहर की ओर। जिस टिश्यू का निर्माण बाहर की ओर होता है ये तो होता है फिलोएम। जिस टिश्यू का निर्माण बाहर की ओर हो रहा है ये तो होता है फिलोएम, और जिसका अंदर की ओर हो रहा है ये होता है जाइलम। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद हो रहा है तो सेकेंडरी फिलोएम है और सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो सेकेंड निर्माण होता है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोएम होते हैं, तो इनका निर्माण हो जाता है। तो ये यहाँ पर रिंग के रूप में दिखाई देते हैं, और यही रिंग क्या कहलाती हैं? वार्षिक वलय कहलाती हैं। अब ये वार्षिक वलय डार्क कलर की होंगी या लाइट कलर की होंगी? तो अगर वार्षिक वलय गहरे रंग की है, वार्षिक वलय कैसी है? गहरे रंग की, तो ये वार्षिक वलय किसकी होगी? समशीतोष्ण क्षेत्र में नहीं होती है, क्योंकि वहां पर मौसम कैसा रहता है? समान, वहां हल्के रंग की होती है। नोट्स में इसको कट कर लेना। तो यहां पर जो मौसम जहां पर परिवर्तनशील रहता है, मौसम कैसा होता है? परिवर्तनशील, और परिवर्तनशील का मतलब है कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी सर्दी बरसात, यहां पर मौसम बार बार चेंज हो रहा है। तो अगर मौसम परिवर्तनशील है तो मौसम परिवर्तनशील है तो यहां पर बसंत में और ग्रीष्म में, गर्मी के मौसम में, दूसरी पतझड़ में और शरद में दो रिंग बनती हैं। जो बसंत में या ग्रीष्म में बनती हैं ये तो होती हैं गहरे रंग की। रीजन क्या है? यहां पर जो बसंत और ग्रीष्म के टाइम पर जो रिंग बनती है, इस रिंग में जो वाहिकाएं होती हैं, वाहिका, वाहिनिका, ये इनकी जो ल्यूमन होती है ये ल्यूमन होती है चौड़ी। इनकी जो कैविटी होती है, गुहा होती है या गुहिका जो होती है, ये गुहिका चौड़ी होती है। जब गुहिका चौड़ी है, यहां पर जब गुहिका चौड़ी है तो चौड़ी गुहिका की वजह से यहां पर जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण, इनका जो परिवहन होगा वो कैसा होगा?
अधिक अगर कोई चौड़ा पाइप है हमारे पास में, कोई ट्यूबवेल सफिशिएंट पानी दे रहा, अधिक मात्रा में पानी दे सकता है, तो अगर वहां हम चौड़े पाइप को लगा देंगे तो उससे आसानी से अधिक मात्रा में पानी निकल जाएगा। अगर उसी में पानी खूब दे रहा है लेकिन पाइप कैसा लगा दिया हमने, सकरा, तो कैसा होगा, वहां पर पानी कम जाएगा। तो यहाँ जो बसंत और ग्रीष्म ऋतु में जो यहाँ पर कैम्बियम होती है, कैम्बियम की सक्रियता बढ़ जाती है। इस टाइम पर जो कैम्बियम होती है, इस कैम्बियम की क्या होगी, सक्रियता बढ़ जाएगी, सक्रियता बढ़ेगी। तो यहाँ पर वाहिका और वाहिनिका हैं, उनकी गुहिका कैसी होगी, चौड़ी, चौड़ी होगी। तो यहाँ पर जल और खनिज लवण अधिक मात्रा में ऊपर की ओर जाएंगे, अधिक मात्रा में पहुंचेंगे। तो यहाँ जो रिंग बनती है वो गहरे रंग की बनती है। इसके विपरीत जो पतझड़ और शरद में बनती हैं वो कैसी होती हैं, हल्के रंग की, रीजन। जो कैम्बियम है, इस कैम्बियम की सक्रियता घट जाती है, मौसम कैसा हो जाता है, प्रतिकूल, सक्रियता घट जाती है। सक्रियता घटने के कारण यहाँ पर जो वाहिकाएं हैं और वाहिनिकाएं हैं, इनकी जो गुहिका कैसी हो जाती है, सक्रिय। यहाँ पर इनकी गुहिका सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने पर ये परिवहन क्या हो जाता है, कम। तो यहाँ पर जो रिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, हल्के रंग की बनती है। बसंत में जो बनती है उसको हम स्प्रिंग वुड कहते हैं, बसंत काष्ठ कहते हैं, अर्ली वुड कहते हैं। और यहाँ जो पतझड़ में और शरद में जो बनती है उसको हम पतझड़ वुड कहते हैं, ऑटमन वुड कहते हैं, लेट वुड कहते हैं। जो जिस मौसम में बन रही है उसको उसी हिसाब से हम डिनोट करते हैं, कहते हैं। बात करें समशीतोष्ण क्षेत्रों की, जहां पर मौसम समान रहता है, मौसम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स ऐसी जगह पर जो रिंग होती हैं, ये रिंग हल्की और गहरे रंग की ना होकर के कैसी होती हैं, समान, रिंग समान होंगी। और यहाँ रिंग के अंदर क्लियरिटी भी नहीं होती है, यहाँ हम क्लियरिटी हमको दिखाई देगी, यहाँ क्लियरिटी भी नहीं होती है। आपको एक शब्द और मैंने पहले बताया था, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष कालानुक्रमण। वृक्ष कालानुक्रमण क्या होता है, ये सेंटर पार्ट है, वृक्ष कालानुक्रमण, ये सेंटर पार्ट है। इस सेंटर पार्ट में से इस प्रकार से हमने खांच निकाल ली, ये खांच निकल के आ गई। अब इसमें से इन रिंग को गिन करके हम बता सकते हैं कि इस वृक्ष की आयु कितनी है। यहां पर बनने वाली रिंग को, एनुअल रिंग को गिन करके उम्र बताने की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वृक्ष कालानुक्रमण कहलाती है। तो इस विधि से यहाँ हम किसी भी वृक्ष की आयु का निर्धारण कर सकते हैं, उसकी आयु को यहाँ पर हम बता सकते हैं।